बीजेपी की ओर से गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में। आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी यानी आईटी माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी, आपका बहुत स्वागत है। गुलरेज जी हमारे साथ में। अमित तावरे जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है। अमित जी हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका स्वागत है। पहला कमेंट गुलरेज जी आपसे ही, पंधाना की याद इसीलिए क्योंकि जल्द उपचुनाव होना है वहां पर? संकीर्ण विचार से सोचने वाली बातें हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय कहाँ थे? मुख्यमंत्री महोदय विदिशा में थे। 2 दिन पहले कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी जबलपुर में थे। उसके बाद कहाँ थे? वे भोपाल में दिव्यांगों के साथ थे। क्या इन तीनों जगहों पर चुनाव है? चुनाव नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो मुख्यमंत्री सतत प्रवास करता रहता है। देखिए, दीनदयाल जी ने हमको चरे व्यती और सतत प्रवास करने का मंत्र दिया। तो दीनदयाल जी के अनुयायी तो पूरे प्रदेश में प्रवास करते ही रहते हैं। तो अभी होता कैसे है कि जैसे जो छात्र होता है, जो केवल परीक्षा के दिनों में पढ़ता है, तो उसको लगता है कि यार ये तो पढ़ रहा है, लेकिन जो छात्र पूरे साल भर पढ़ता रहता है तो वो तो परीक्षा के दिन भी पढ़ेगा, साल भर भी पढ़ेगा। तो हम तो चरे व्यती के मंत्र पे काम करते हैं, चाहे खंडवा हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे विदिशा हो, चाहे देवास हो। तो ये क्या केवल संयोग भर है? ये केवल संयोग भर है कि जहां जिस खंडवा लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है वहां जाते हैं, पहले रेगांव, फिर पृथ्वीपुर, फिर जोबट भी, और उसके बाद अब पंधाना भी। खैर, लेकिन ये जो आज विकास कार्यों की जो झड़ी लगाई है, क्या उम्मीद है आपको? उपचुनाव में कितना फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, विकास करना सरकारों का कर्तव्य बनता है, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कर्तव्य कर रहे हैं। अब उसपे आप जब अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो आपको फल तो मिलता है, लेकिन केवल फल की कामना के साथ आप नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कुछ देर पहले आपको पिछले 4 दिन के प्रोग्राम मुख्यमंत्री महोदय के गिना दिए। हमने 4 दिन में 3 दिन का डिबेट नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन एक दिन जब खंडवा गए तो बात हुई। तो मध्य प्रदेश पूरा ही उनका नहीं, खैर हम डिबेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पंधाना को क्यों दे विकास कार्यों के सौगात। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है, इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। मैं अमित जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। तो अमित जी, आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि खंडवा में कोई चुनाव है और इसलिए वहां पर दौरे हो रहे हैं, या इतने विकास कार्यों की सौगात या 5 करोड़ तुरंत पंधाना को मिल गए हैं? फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे? विकास कार्यों की झड़ी जो लगा रही है प्रदेश की सरकार, अच्छा लग रहा है कांग्रेस को कि विकास कार्य हो रहे हैं वहां पर? देखिए, अच्छा तो इसलिए भी लगता है कि पूरे देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश को जो मिले हैं, जो नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। रही बात कि वो कहाँ गए, कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, ये अपना एक अलग विषय है। लेकिन दमोह में उपचुनाव था। दमोह अब वो कितनी बार गए हैं उस दिन के बाद से? और यदि आप आकलन करेंगे कि जब जब उपचुनाव हुए हैं, हम जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं बताऊं आपको, मुंगावली एक छोटा सा जगह है जहां पे 2 साल पहले भी जब उपचुनाव हुआ था, वहां पे वो स्मार्ट सिटी बनाने का बोल कर आए थे। आज उस मुंगावली की क्या स्थिति, आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, वो सिटी कहने लायक तक नहीं रही। दमोह कितनी बार गए हैं। जबलपुर गए थे तो जबलपुर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह जी के स्वागत में लगे हुए थे। वो तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनका संगठन, पूरे अधिकारी सभी वहां पर थे। तो रही बात की जिस तरीके से वो खंडवा गए हैं, पंधाना गए हैं, मैं तो एक सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ राजनीति से अलग हटकर। आज मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखेंगे, एनसीआरबी का जो डाटा है वो हमारा नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसने ये बताया है कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 है। बाल अपराध में जो है वो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। महिला अत्याचार में हम 5वें स्थान पर हैं। और वो मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करते रहते हैं। रही बात यहाँ पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, ये घोषणा वो घोषणा कर रहे हैं। मुझसे ज्यादा तो आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को। कई हजारों घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने करी, और चौथी बार के मुख्यमंत्री को कुछ ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, कम से कम मुझ जैसे युवाओं को, अब हम ये नया प्रयोग करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। अरे भाई, आप चौथी बार के मुख्यमंत्री हो। मेरे साथ के कई युवा हैं
जिन्होंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया पढ़ाई लिखाई में, भोपाल के कॉलेजों में पढ़े, उनके माता पिता ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, जब वो डिग्री लेकर निकले तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसी कंपनी उनको नहीं मिली। उनको आज अपने माता पिता को बूढ़े हो गए, उनको छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ा नौकरी के लिए। तो आखिर आपकी प्रगति क्या है? इतने सालों में इतनी बार जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया, आपने क्या करा? आप ये प्रस्तुत करिए। उपचुनाव में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप। दमोह उपचुनाव आप हारे, आपका पूरा सत्ता, संगठन, सारी ब्यूरोक्रेसी लगी रही, लेकिन जनता ने आपको नकार दिया, फिर भी आप दमोह के भी मुख्यमंत्री हैं। तो आप दमोह भी जाइए, जो आपने कहा था वहां आपको अभी भी करना चाहिए। हमारी ये मांग है। चलिए, तो गुलरेज जी सुना आपने। मैं आता हूं राजेश जी, क्योंकि गुलरेज जी कह रहे थे कि भाई चुनाव होता है इसलिए नहीं, लेकिन हमें ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि उपचुनाव टल गए, थोड़ा सा आगे खिसक गए, लेकिन जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है और जिस तरह दौरे बढ़े हैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। लेकिन वो पूछ रहे हैं गुलरेज जी कि भाई दमोह भी तो 50 वादे हुए थे बीजेपी की ओर से, उसके बाद कितने दौरे हुए दमोह के? जी नहीं, उपचुनाव के बाद 4 बार विष्णु जी ने चक्कर लगाया है खुद दमोह का, और अलग अलग हमारे नेता हमेशा करते रहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश का दौरे होते हैं, उसी की नदी खंडवा का भी हुआ। लेकिन देखिए क्या है कि इनसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ, चलिए हम तो काम कर रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं, चुनावी क्षेत्र हो, गैर चुनावी क्षेत्र हो, सभी जगह जाते हैं और काम करते हैं और जनता से संपर्क भी करते हैं। कमलनाथ जी के हाथ में चूड़ी पहन के मेहंदी लगा के बैठे हैं, जो उनको रोका है आपने? जाओ ना, किसने रोका आपको? नहीं, चलिए अमित जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन राजेश जी का कमेंट हम ले लेते। राजेश जी, छैगांव माखन को तहसील बनाने की घोषणा, या आज वहां पर 5 करोड़ तुरंत उन्होंने कहा कि फंड नहीं है, इसके बाद भी 5 करोड़ तुरंत मैं पंधाना को देता हूं, या जो कह रहे हैं गुलरेज जी की नहीं ये तो हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उसमें पंधाना भी आ गया तो वहां का भी विकास कार्य कर दिया। तो ऐसे में राजेश जी कैसे देखते हैं सीएम शिवराज के इस दौरे को? और अगर उपचुनाव के मद्देनजर भी कर रहे हैं, कम से कम विकास तो हो रहा है उस क्षेत्र का, बुराई क्या है इसमें? लेकिन फिर भी क्या आपको बात कोई खटक रही है इस दौरे में, या फिर जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? करते हैं नई तहसील बनाने का, तो जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण है पावर का, तो वो तो डेमोक्रेसी में हमेशा ही अच्छा रहता है। और इसका बड़ा रूप हमने देखा जब 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। फिर उसके बाद हमने उससे छोटा छोटा रूप देखा, अलीराजपुर नया जिला बना, बिल्कुल कायाकल्प, काफी अच्छा विकास हो गया है जब से नया अलीराजपुर बना है। क्योंकि पहले झाबुआ का पार्ट था, कलेक्टर को जाने में बहुत समय लगता था, किसी कलेक्टर को या किसी भी ऑफिसर को, तो इस तरह से फायदा हुआ। अब जो नई तहसील बनाने की बात हो रही है छैगांव माखन की, अगर ये सब मूर्त रूप होता है तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन डॉक्टर गुलरेज जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो उनको या बीजेपी को ये खराब ना लगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है जो आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने पहुंचानी है, वो ये है कि अब से कई साल पहले पीथमपुर जो धार जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो उसको तहसील बनाने की घोषणा आपने आदरणीय मामा जी ने की थी, और आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है, पहली बात। तो ऐसे में ये जो अमित जी हैं, कांग्रेस के दूसरे भी जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वे फिर इल्जाम लगाने में कैसे पीछे हटेंगे? क्योंकि देखिए, जब तहसील बनती है कहीं पे भी, अब पीथमपुर में जब इंदौर की बाउंड्री में लगा हुआ कोई एक्सीडेंट छोटा सा हो जाए, एक माइनर एक्सीडेंट 279 धारा का भी केस चलेगा धार में, तो उसको 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आदमी को। एक बात तो ये है, जब तहसील बनती है तो एसडीएम बैठते हैं, वहाँ कोर्ट होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक के हित में रहती हैं। तो छैगांव माखन को तहसील बनाए, पीथमपुर को तहसील बनाए, लेकिन जो घोषणा करें वो घोषणाएं पूरी करें। जहां तक विकास की बात है, तो विकास चुनाव हो या ना हो, दमोह में चुनाव खत्म हो गया है, भले बीजेपी जीती हारी वो एक अलग चीज है, लेकिन वहां पे अगर अमित जी कह रहे हैं कि ये नहीं गए हैं तो इनको जाना चाहिए, और जो भी काम जनता के प्रति जितने लोगों ने वोट दिया उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। अगली बार वो कहेंगे कि आप तो आए ही नहीं, तो इसलिए लेकिन ये जो तहसील बनाने वाली बात है, ये एक खटकती है बात अक्सर पीथमपुर वाले मामले में, क्योंकि पीथमपुर के लोग बेचारे बहुत परेशान है, हर चीज के लिए उनको धार जाना पड़ता है, लगभग 55 किलोमीटर दूर। जी, तो गुलरेज जी क्यों तंज न कसे कांग्रेस वाले यहाँ पर? वो कहते घोषणाएं तो हो जाती, पूरी नहीं होती है। पीथमपुर आज तक तहसील नहीं बना जी।
नहीं, पीतमपुर को नहीं बनाने के पीछे कुछ राजस्व कारण है। देखिए, बनाना इजी है, लेकिन उसको फायदा मिले इसके लिए नहीं बनाया है, क्योंकि स्मार्ट सिटी इंदौर की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जिसमें पीतमपुर भी कवर हो रहा है। यदि वो अलग तहसील हो जाता तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए पीतमपुर के हित को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया है, वरना बनाने में क्या समस्या थी। जी, इसके अलावा अमित जी क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? भाई अगर चुनाव के बहाने से ही पंधाना का विकास हो रहा है तो बुराई क्या? आपके मुंगावली में भी उपचुनाव हुआ था, वहां भी स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, कुछ काम हुआ भी वहां पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। या आप बता सकते हैं कि कितना काम हुआ और कैसे हुआ और आज क्या वहां की जरूरतें हैं? उसके बाद में गुलरेज जी आपके पास आता हूँ। जी अमित जी। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जब मुख्यमंत्री जी का कहीं का दौरा बनता है तो वहां उस जिले की, उस विधानसभा की, उस तहसील की सारी जानकारियां जो है वो मुख्यमंत्री तक जो है ब्यूरोक्रेसी पहुंचाती है, चाहे कलेक्टर से लेके उनके प्रमुख सचिव तक हम बात करें। तो ये बड़ा अलग विषय है कि मुख्यमंत्री जी को क्या ये जानकारी नहीं थी कि पीतमपुर को तहसील बनाना है या नहीं बनाना है, उसका नुकसान होना है, फायदा होना है, क्या होना है? केंद्र की योजना बाद में आई मेरे भाई। अरे थोड़ा सब्र तो रखो आप, थोड़ा सब्र तो रखो। सत्ता में हो आप लोग, अरे सरकार में हो, थोड़ी सुनने की क्षमता तो रखो। अरे थोड़ा सुनने की क्षमता तो रखो। ठीक है गुलरेज भाई आप राष्ट्रीय इसमें हो, थोड़ा आज सुनने की क्षमता भी रखो आप। रिकॉर्ड स्टेट कर रहा था बस। देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता कि जो मेरे आदरणीय मित्र जो हैं वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, बहुत ही समझदार, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं है कि पीतमपुर को इसलिए नहीं बनाया कि उसका नुकसान हो जाएगा रेवेन्यू कारण से। मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण है। तहसील आप बनाओगे तो ज्यादा विकास होगा नहीं होगा, हर चीज के लिए उनको वहां जिले में जाना पड़ता है। और रही बात, हम इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि ये उदाहरण हमारे पास हैं। दमोह में इन्होंने कहा था, वो अभी तक क्या पूरा हुआ मुझे आप बताइए। मैं मुंगावली की बात कर रहा हूँ, मुंगावली में क्या हुआ आप ये बात बताइए। आप बता सकते हैं बेहतर कि क्या हुआ क्या नहीं आप यदि आदिवासियों की बात करते हैं, आप आदिवासियों की बात करते हैं तो ये एनसीआरबी के डाटा पे जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पूरे देश में अव्वल क्यों है आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में। अमित शाह जी आते हैं, उनका ओढ़न खटोला उतरता है, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, सारे मंत्री जाते हैं, आदिवासियों के लिए तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन बाहर एक आदिवासी जो मंत्री है उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो हम ये चाहते हैं जो ये करें, इनकी नीति नियत सही होना चाहिए, कथनी और करनी एक जैसी होना चाहिए। हालांकि देखिए, हमारा मुद्दा जो है उपचुनाव के इर्द गिर्द है। कांग्रेस कहाँ है अमित जी? क्या कांग्रेस को उपचुनाव की चिंता नहीं? देखिए, बीजेपी तो अपने काम में लग गई है, ठीक है, एन वक्त की घोषणा, एन वक्त के वादे जनता को ज्यादा क्लिक कर जाते हैं, इसलिए हो सकता है जैसे एक एक क्षेत्र का दौरा जाए उपचुनाव की घोषणा भी हो जाएंगी या इस बीच ही हो जाए, तो बीजेपी अपना काम करी। कांग्रेस कहाँ है? अरे हम धरातल पर हैं। आपने पिछले कुछ दिनों पहले एक जो खबर आई थी हमारे आदिवासी युवक की जो थाने में किस तरीके से मौत हो गई थी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसमें प्रदर्शन किया था। और उस प्रदर्शन के बाद जो है सरकार बैकफुट पर आई और वहां पे एसपी को हटाया गया। यदि कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती तो वो मामला भी आया राम गया राम हो जाता। हम एक्चुअल धरातल पर हैं। और वो मामला खरगोन का, हम बात चुनाव की कर रहे हैं कि वो चुनावी सभा है, वो नेता, वो अरुण यादव जी, अगर उनको चुनाव लड़ना, या कमलनाथ जी, वो कब जाएंगे इन इलाकों में, कब दौरा करें? जी, आपको यदि मालूम हो, कमलनाथ जी का अभी पिछले कुछ दिनों पहले दौरा हुआ था। अरुण यादव जी बहुत बड़वानी गए बड़े थे, नेता हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं अरुण यादव जी। उनके परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उनके स्वर्गीय पिताजी भीष्म पितामह थे, यदि सहकारिता के क्षेत्र में हम बात कर लें। उनके आप में अलग टीम है, उनका उस क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व है, लोगों के घर घर में उनका संपर्क है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय, चुनाव ना भी हो तो यादव परिवार का सीधा सतत एक संपर्क हर घर में। नहीं, आप इसमें तो नहीं कि जब हाँ तारीखों का ऐलान होगा तब देखेंगे, तब निकलेंगे हम लोग। बात यही है कि बीजेपी तो अपना काम कर रही है। ये आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अलग नीति हो सकती है, हर पार्टी की अपनी चुनाव लड़ने की एक रणनीति होती है। और हम तो सबसे ज्यादा इसलिए प्रसन्न हैं और क्योंकि माननीय कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को पूर्ण विश्वास है। दमोह के चुनाव में कमलनाथ जी ने टीम ने करके दिखाया। मैं एक ही प्रश्न करूंगा मेरे मित्र से, यदि जवाब दे दे। तो ये बोल रहे हैं कि यादव परिवार का घर घर में संपर्क है। मैं मानता हूं कि उनके पिता
बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन इनको नंदू भैया ने हराया था और 2 बार लगातार हराया था। इस बात के भी इसमें रिकॉर्ड स्प्रेड करूंगा। लेकिन यदि अरुण यादव इतने ही बड़े नेता हैं जो ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, तो बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप कह दीजिए टीवी पर अभी कि उनको टिकट मिल रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी तो चाहते हैं जब तक वो घुटने के बल बैठकर उनसे हाथ जोड़ के मिन्नत नहीं करें कि आप मुझे टिकट दे दो, जब तक टिकट नहीं मिलना है। आप बोल दिए टिकट दे रहे हैं, फिर इतने ही बड़े नेता है तो चलिए खैर, हाँ कुछ जवाब देना चाहिए। मिल रहा है क्या खंडवा से अरुण यादव जी को टिकट? देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा अरुण यादव जी बड़े नेता हैं, ये मैंने कहा। मेरे भाई ने कहा कि उनको नंदू भैया ने हराया था। अटल जी हमारे सब पूरे देश के बड़े नेता थे, लेकिन माधवराव सिंधिया ने भी उनको ग्वालियर से हराया था। तो ये राजनीति है। आप मेरे बड़े भाई की तरह हो गुलरेज भाई, ये लोकतंत्र है, ठीक है, तो रात चलती रहती है। लेकिन लोगों के मन में देखिए, अटल जी बड़े नेता थे या नहीं थे, लेकिन तब भी वो हारे थे चुनाव। व्यक्ति को इतना अपमानित किया जा रहा है, हमारा दिल दुखता है मेरे दोस्त। अरे आप विजय शाह जी की चिंता करो, आप आदिवासी मंत्री की चिंता करो, विजय शाह जी की चिंता करो। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके का अपमान हुआ, किस तरीके से दुखी होकर गए वो ब्यूरोक्रेसी के सामने। आपका कोई मंत्री उनको बाहर लेने नहीं आया। आदिवासी मंत्री का अपमान हुआ, विजय शाह जी की चिंता करो। ठीक है, चलिए मैं फिर वापस खंडवा पंधाना पे फोकस। एक मिनट में राजेश जी का कमेंट ले लूं। राजेश जी, दमोह में भी बहुत घोषणाएं हुई थी, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। नहीं, सुन लीजिए गुलरेज जी, जरा राजेश जी का हम कमेंट ले लें। आप तो अपनी बातें करेंगे दोनों, लेकिन वहां भी बात हुई थी दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वहां की पानी की समस्या दूर हो जाएगी, तमाम बातें। उसके बाद कितना क्या हुआ, गुलरेज जी आज बिल्कुल बताने की स्थिति में नहीं होंगे कि उन्होंने कितना काम किया। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर पंधाना गए, 5 करोड़ तो दे दिए, लेकिन और भी हुआ है कुछ काम। अब घोषणा के सीएम राइज स्कूल बनेगा, आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल बन जाएगा, तहसील बनाने की बात कर ही दी है। फायदा मिलेगा क्या इन सब चीजों का? क्या एन वक्त पर जो घोषणा होती है उसका फायदा मिलता है? क्योंकि यही वजह थी कि ये सब काम नहीं हो पाए थे, इसीलिए उपचुनाव आगे बढ़ा दिया गया था। देखिए, अपने देश का जो 70 साल से 7 दशक से ज्यादा का जो इतिहास है, लोकतंत्रिक इतिहास है, उसमें 4.5 साल में तो कुछ होता ही नहीं है। 6 महीने में सब कुछ होता है आखिरी के। ठीक बात है। और 4.5 साल तो सांसद या विधायक मिलता भी नहीं था। अब तो शुरू हो गया है। अब तो क्या है, आप जैसे पत्रकार लोग हैं, हर दिन पकड़ लेते हैं किसी न किसी को, तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। और जनता जो है जागरूक हो गई है, जनता जो है सवाल करने लगी है, और मीडिया इतना पावरफुल हो गया है जिस कारण से वो चीजें जनता तक पहुंचती हैं। तो ये जो आखिरी समय का भारत के लोगों की जो मेमोरी है बहुत कम है अपने यहाँ के, ये बहुत दुर्भाग्य है इस बात का। और आखिरी की चीजें उनको याद रह जाती हैं। एक बात तो ये हो गई, और इसका फायदा नुकसान क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जो अमित जी एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं, तो इसमें दीपेश जी हमें एक अथॉरिटी है इसमें बोलने की, क्योंकि हमने हमारी पीएचडी ही पुलिस पे है। अच्छा। और हमने इस एनसीआरबी हो गया और पुलिस के जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब पे बहुत गहन अध्ययन किया है 3 साल तक, तब जाके वो रिसर्च अवार्ड हुई है। तो इसमें एनसीआरबी का डाटा वहां बढ़ता है ज्यादा। अगर समझ लीजिए आपने पुलिस को बोल दिया कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना है, चाहे कोई भी आए, तो एनसीआरबी का डाटा बढ़ेगा ही नहीं उस राज्य में। जैसे अगर समझ लीजिए कि पुलिस को मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया कि आपको हर आदमी की शिकायत सुननी है, एफआईआर करनी है, एफआईआर की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपको वो 156(3) में वो दर्ज करना है, तो एनसीआरबी का डाटा बढ़ जाएगा। अब तीसरी बात ये है आदिवासियों की। तो आप देखिए कि ये ठीक है, जो देवास में जो हुआ, विस्तान में जो कुछ हुआ, उस पे कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया की। पर वही राजस्थान में जो हुआ, तब वहां पे आप क्यों चुप रह गए? क्योंकि आपको वहां पर ये खतरा दिख गया था, क्योंकि वहां पे जो सामने वाली पार्टी थी वो वर्ग वो था जिसके वोट आप नहीं छोड़ सकते। तो ये एक चिंता की बात है। आदिवासी वो तो सुविधा की राजनीति सब कर रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सुविधा की राजनीति करते हैं। चिंता कीजिए आप, मध्य प्रदेश में आदिवासी की चिंता करनी है और राजस्थान में नहीं करनी है, ये ठीक नहीं है। हाँ, नहीं तो ये तो सब जानते हैं और सब मानते भी है, दोनों का चरित्र ये सब जानती है, दुनिया जानती है। जी लास्ट कमेंट गुलरेज जी, क्या है जो एन वक्त की घोषणा है ये वोटों में तब्दील हो पाएंगी? दमोह में भी बहुत घोषणाएं करके आए थे आप लोग। जी नहीं, हम सतत काम करते हैं, इसीलिए जनता हमको वोट भी देती है, प्यार दुलार भी देती है। दमोह में नहीं दिया था, ठीक है, कई रीजंस होते हैं संगठनात्मक, हमने उस पर विमर्श भी किया है और जो हमारी कमजोरियां और कमियां रही उसको समझ भी गए हैं हम, और इस बार उन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सतत काम करते रहे तो फल मिलता है लोकतंत्र में, और यही कारण है कि लगातार हमारी सरकारें बनती हैं। अभी लगे हाथ एक बात और कह दो कि राजस्थान में आप ये एनसीआरबी और सब बात कर रहे हैं, बच्चियों की जो चाइल्ड मैरिज होती है उसको रजिस्टर करने का फरमान निकाल दिया
मतलब अब बच्चों के साथ भी शोषण शुरू हो गया कांग्रेस राज में। चल अमित जी, ये घोषणाओं का, ये सौगातों का क्या जवाब होगा, क्या काट होगी कांग्रेस के पास में? आपको भी जाना है ना उपचुनाव में, आप भी समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि पंधाना क्या है। पंधाना वो क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे, खंडवा लोकसभा सीट के लिए, वो उपचुनाव जो सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो कब वो आग, कब वो हलचल, कब वो बिल्कुल कहीं स्फूर्ति दिखेगी कांग्रेस के नेताओं में कि नहीं खंडवा भी हमें जीतना है, ये सीट छीन के लानी, वो जज्बा जुनून क्यों नहीं दिख रहा अभी कांग्रेस में? जी देखिए, जज्बा और जुनून तो सबको दमों में भी नहीं दिख रहा था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आपका या मेरा समझना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मध्य प्रदेश की जो जनता है उसका समझना महत्वपूर्ण है, और जनता समझ चुकी है क्योंकि ये चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। कई हजारों घोषणाएं ये कर चुके हैं। सुबह क्या घोषणाएं करते हैं, शाम को इनको खुद को पता नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी भी अभी इनको जो है वो गंभीरता से अब नहीं लेती है। तो मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की महिलाएं और मध्य प्रदेश के जितने बेरोजगार जो हैं, आप देखिए उनके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। कोई किसी सेक्टर में ये बताने भी तो जाना पड़ेगा ना जनता के बीच में। निश्चित तौर पे हमारा संगठन लगा हुआ है ब्लॉक स्तर तक, ठीक है, और इससे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर दमों की तर्ज पर चुनाव जीतने जा रही है। इन सौगातों का मतलब कोई असर नहीं होगा जनता पर? मध्य प्रदेश की जनता जानती है मुख्यमंत्री जी नेता नहीं अभिनेता है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ चले जाते हैं, पिटारा खोलने लगते हैं। एक बात बोलूं, जो हाँ गुलरेज जी जल्दी से। उसको गालियां देते हैं लोग, आप गालियां देते रहे, हम काम करते रहेंगे, चाहे मोदी जी हो या शिवराज जी हो। चले तो देखिए, बीजेपी अपना काम बिल्कुल जो है कि जैसे जिस तरह से चींटियां दाना इकट्ठा करते रहती हैं, बिल्कुल एकांत में या बिना किसी से, बिल्कुल बीजेपी भी उसी तरह पर काम करती रहती है। और इसीलिए धीरे धीरे करके उन तमाम क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं सीएम शिवराज, जहां पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस कह रही कि हमारी भी टीम लगी हुई है, हम प्रचार या शोबाजी में नहीं, लेकिन हाँ हम भी वहां पर डटे हुए हैं। अब किसकी बाजी फिट बैठेगी वहां पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित जी, गुलरेज जी आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के